नमस्कार। भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से यानी 60 साल से भी ज्यादा वक्त से चला आ रहा था, उसे अब पूरी तरह से बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जा रहा है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि इस नए कानून में क्या-क्या बदला है और इसका हम सब टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई 60 साल से जो कानून चल रहा था उसे एकदम से बदलने की जरूरत क्या पड़ गई, है ना? इसका जवाब आज के टैक्स सिस्टम की उलझनों में ही छिपा है। और जवाब है ये नंबर 700 से भी ज्यादा सेक्शंस। सोचिए जरा, 60 सालों में इतने अमेंडमेंट्स हुए, इतने नए नियम जोड़े गए कि पुराना एक्ट एक भूल भुलैया बन गया था। इसका नतीजे क्या हुआ? लॉसूट्स बढ़ गए और एक आम आदमी के लिए तो इसे समझना भाई नामुमकिन सा हो गया था। तो इसी उलझन को सुलझाना इस नए कानून का सबसे बड़ा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि इस नए कानून को कैसे आसान बनाया गया है, मतलब इसके स्ट्रक्चर और लैंग्वेज में क्या बदलाव हैं। अच्छा, तो ये नंबर्स देखिए। इनसे पता चलता है कि ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है। सेक्शंस को 700 से घटाकर 536 कर दिया गया है। चैप्टर्स 47 से सीधे 23 और कानून की पूरी किताब भी पतली हो गई है। मतलब सीधा है। इसे समझना और फॉलो करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। अब एक और बहुत ही काम का बदलाव। ये छोटा सा दिखता है पर इसका असर बहुत बड़ा है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इन दो शब्दों ने हमेशा कंफ्यूज किया है ना? तो नए एक्ट ने इस कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। तो ये टैक्स ईयर है क्या? बिल्कुल सिंपल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, बस वही अब टैक्स ईयर है। मतलब जिस साल में कमाई हुई वही साल टैक्स का साल। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इससे फाइलिंग की पूरी टाइमलाइन समझना कितना आसान हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स का हिसाब किताब। मतलब टैक्स रेट्स और कैलकुलेशन में क्या बदला है। ये वो चीज़ है जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डालेगी। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो अब सबके लिए, सभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिंपल सिस्टम को अपनाएं। हाँ, लेकिन अगर कोई चाहे तो पुराने रिजीम में भी रह सकता है। वो ऑप्शन अभी भी खुला। तो ये रहे नए टैक्स स्लैब्स। देखिए, 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 0। उसके बाद हर 4 लाख के ब्रैकेट पर रेट 5% बढ़ता जाएगा और ये 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% तक जाएगा। साफ है कि इस स्ट्रक्चर को कम और मिडिल इनकम वालों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए बनाया गया है। और बात यही खत्म नहीं होती। इस नए रिजीम को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए इसमें 2 बड़े फायदे भी जोड़े गए हैं। सैलरीड लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसे बढ़ाकर 75,000 रुपीस कर दिया है और सेक्शन 87A वाली जो टैक्स रिबेट है वो भी अब 60,000 रुपीस हो गई है। और जब इन सबको मिला दें, मतलब नई स्लैब, बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ी हुई रिबेट, तो नतीजा क्या निकलता है? ये जबरदस्त नंबर 12.75 लाख रुपए। एक सैलरीड पर्सन के लिए इतनी सालाना इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री हो जाएगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, सैलरी की बात हो गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स की, यानी कैपिटल गेन्स की। यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट पर हुए फायदे को लॉन्ग टर्म माने या शॉर्ट टर्म, इसका नियम एकदम सीधा कर दिया गया है। बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, लिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए होल्डिंग पीरियड है 12 महीने। और दूसरी, बाकी सब कुछ जैसे प्रॉपर्टी, सोना, अनलिस्टेड शेयर्स, इन सब के लिए ये लिमिट 24 महीने है। सिंपल। और ये देखिए एक और जबरदस्त चीज, अब हर तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक ही रेट लगेगा, फ्लैट 12.5%। वो जो पुराना झंझट था ना कि प्रॉपर्टी पर अलग रेट, शेयर्स पर अलग, वो सब खत्म। अब एक ही रेट सबके लिए। हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो जानना जरूरी है। अब लॉन्ग टर्म गेन्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट, मतलब महंगाई के हिसाब से जो एडजस्टमेंट होता था, वो नहीं मिलेगा। दूसरा, लिस्टेड इक्विटी पर शॉर्ट टर्म गेन पर फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। और तीसरा, अगर कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है यानी बायबैक करती है तो उसे अब डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें,
पर सवाल यह है कि इन सब का एक आम टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब इसी को समझते हैं। सैलरीड लोगों के लिए जैसा हमने देखा, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से टेक होम सैलरी भी बढ़ेगी। और हाँ, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ध्यान में रखते हुए डिजिटल वर्क से जुड़े कुछ फायदों पर भी टैक्स में राहत दी गई है। बिजनेसेस और खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी कुछ है। जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, उन्हें अपने पहले 10 साल में से कोई भी 3 साल 100% टैक्स हॉलिडे मिलेगा। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च और डिजिटल पेमेंट्स पर खर्च के नियमों को भी आसान और फायदेमंद बनाया गया है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा है कैपिटल गेन्स के नियमों का आसान होना। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी खबर है। फैमिली पेंशन पर जो छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। और हाँ, क्रिप्टो जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स के नियम भी अब कानून का हिस्सा बन गए हैं, जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये सारे बदलाव लागू कब से होंगे? चलिए आखिरी सेक्शन में इसकी टाइमलाइन और कंक्लूजन पर एक नज़र डालते हैं। टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। उम्मीद है कि अगस्त 2025 तक ये नया एक्ट पास हो जाएगा और लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से होने वाली सारी कमाई पर टैक्स की गिनती इन नए नियमों के हिसाब से होगी। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये नया कानून भारत के टैक्स सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाता है? देखिए, सरलीकरण पर जोर, फेसलेस सिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी को अपनाना, ये सब सही दिशा में उठाई गई कदम है। पर असली कामयाबी तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसे लागू कितनी अच्छी तरह से किया जाता है। ये सिर्फ एक कानून का बदलाव नहीं है, ये पूरे टैक्स सिस्टम को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश है।